हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th का पाटलिपुत्र वैभवम। बिल्कुल जोरदार, शानदार, एकदम जानदार के साथ पढ़ेंगे। एक बार यदि आप पढ़िएगा आपको पूरा ऑब्जेक्टिव और पूरा सब्जेक्टिव, ये टोटल चीज़ आपको याद हो जाएगा। आप ध्यान से सिर्फ खाली इसको बढ़िया से सुनिएगा। तो सबसे पहले यदि जो आप इस चैनल पर नए आए होंगे तो सबसे पहले इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर ये हम नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन यदि जो आपको अच्छा लगेगा तो सिर्फ खाली लाइक कर दीजिएगा। बाकी आपका मर्जी है कि यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र वैभवम, ये आपका मंगलम हम पढ़ा दिए हैं, आप मंगलम को भी देख सकते हैं। और दूसरा चैप्टर आपका पाटलिपुत्र वैभवम है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई देरी नहीं। अब बिल्कुल तो हम हंसते हंसते पढ़ लेंगे, एकदम खुशी खुशी से पढ़ लेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि बिहार राज्य की राजधानी पटना। आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि बिहार राज्य की राजधानी पटना। ये बिहार कैसे नाम पड़ा था? तो हमारा बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को पहले विहार कहा जाता था। तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, विभिन्न धर्मों का देश रहा है हमारा भारत, और उसमें भी बिहार, क्योंकि बिहार में भारत छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका बिहार कैसे हुआ नाम? तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को विहार कहा जाता था, और उसी विहार के नाम पर आगे चल करके हमारा राज्य का नाम बिहार हो गया। तो जानते हैं बिहार राज्य के राजधानी पटना सभी कालों में महत्व धारण करता रहा है। सभी कालों में मतलब जितना भी काल चला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के मतलब या गुप्त काल, मौर्य काल, मध्य काल, आपका मुगल काल, या फिर दिल्ली सल्तनत, या फिर आपका जो अंग्रेजों का समय रहा मतलब आधुनिक काल, उन सारे कालों में आपका पाटलिपुत्र जो है न, आपका पटना जो है न, वो महत्व रखता है। पाटलिपुत्र में आपको हम बता दें, जो आपका पटना है अभी वर्तमान में, यहाँ पर बहुत सारे विदेशी यात्री आया था, जिसमें मेगस्थनीज आया है, फाहियान आया है, वेनसांग आया है, इत्सिंग आया है। जिसमें मेगस्थनीज के बारे में हम आपको बताते हैं कि मेगस्थनीज कहाँ के था यात्री। तो मेगस्थनीज जो था आपका यूनान के था, और फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग जो था ये चीन के यात्री था। तीन चीन के था, और आपका मेगस्थनीज जो था यूनान के था। और भी जैसे कुछ डिटेल्स में बताएंगे। और भी जानते हैं कि पाटलिपुत्र के बारे में बहुत सारा कवि, जो आपका विदेशी कवि, कुछ देशी कवि जो है आपका आर्यभट्ट नामक जो आपका गणितज्ञ था, जो कि गणित का जनक कहा जाता है, और उसका भी जन्म पाटलिपुत्र में ही हुआ था, यानी पटना में हुआ था। आप सोच के देखिए कि किस प्रकार से कितना महत्व रखता है आपका पटना। तो जानते हैं कि कुटनिम ताक्य काव्य, यानी जो कुटनिम ताक्य काव्य पूछेगा कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको बताना है दामोदर गुप्त। क्या बताइएगा? दामोदर गुप्त। तो कुटनिम ताक्य काव्य दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया है। और कुटनिम ताक्य काव्य में दामोदर गुप्त जो थे वो क्या बताए हैं पटना के बारे में, वो देखिए इस श्लोक के माध्यम से। हमने एक श्लोक लिखा है, काफ़ी फेमस है और बहुत बढ़िया है। इसमें अच्छा चीज़ कहा गया है और पटना की विशेषता के बारे में कहा गया। कहता है अस्ति महितल तिलकम, अस्ति महितल तिलकम, यानी अस्ति मतलब है, महितल मतलब होता है धरती, तिलकम मतलब तिलक, सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती और का जो होता है ना कुल गृहम है, यानी सरस्वती का कुल गृह कहते हैं। महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी आप सोच के देखिए, कहता है पाटलिपुत्र नाम का जो महानगर है वो कहता है पृथ्वी का तिलक है। पृथ्वी का तिलक के मतलब आप क्या समझते हैं? तिलक कहाँ लगाया जाता है? होठ में, नाक में, कि यहाँ पे लगाया जाता है? ये देखिए नीलार पे लगाया जाता है। तो आप सोच के देखिए कि जिस प्रकार से तिलक होता है वो तिलक आपका कहाँ लगाया जाता है? आपका नीलार में लगाया जाता है, यानी कि ऊंचा पर लगाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ ऊंचा जो आपका ललाट है, आपका शरीर का जो ऊपर वाला भाग है, इस पर लगाया जाता है। तो उस प्रकार से कहता है पाटलिपुत्र नाम का जो महानगर है वो पृथ्वी का तिलक है। आप सोच के देखिए, यानी सर्वश्रेष्ठ है, पृथ्वी का तिलक। कहता है सरस्वती का कुल गृह है, यानी सरस्वती का दम बिल्कुल भंडार है, यानी कि यहाँ पर बहुत बहुत सारे विद्वान लोग जो है यहाँ पर प्राचीन काल से ही यहाँ पर पढ़ा है। जहाँ तक कि हम आपको बता दें, पाणिनि,
पिंगल, ये समन जैसे हमने कहा आर्यभट्ट, ये समन जो है, ये समन विद्वान, ये समन आपका पाटलिपुत्र में आकर के पढ़ा है, यानी वहाँ के विद्यार्थी है। इसलिए कहता है कि कुलगृह, सरस्वती का कुलगृह मतलब सरस्वती का बसता है उस पाटलिपुत्र में। कहता आज भी हजारों लाखों बच्चे जो है पूरा बिहार के पटना में रहते हैं, लोग तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। आप सोच के देखिए पटना कितना नामी ग्रामी है। कहता महानगरम, कहता नामना पाटलिपुत्रम अपरिभूत पुरंदर स्थानम। कहता है ने कि ये पाटलिपुत्र जो है ने वो इंद्र का स्थान है। इंद्र का स्थान क्या मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से आप सोच के देखिए स्वर्ग में इंद्र भगवान जो रहते हैं, जो आपका बारिश करवाने वाले जाने जाते हैं, और वो भगवान सोच के देखिए, कहता है कि जब इंद्र का दरबार लगता है, अप्सराएं मतलब कि वहाँ पर ही विभिन्न प्रकार के परियां नाचने वाली होती है, राज दरबार जब सजता है इंद्र का स्वर्ग में, तो आप सोच के देखिए कितना सुंदर लगता होगा, बहुत मनोहारी लगता होगा, मन को हरने वाली लगता होगा। उसी प्रकार से पाटलिपुत्र के बारे में भी बताया गया है कि हमारी पाटलिपुत्र जो है वो इंद्र का स्थान है, यानी इंद्र के जैसे दरबार सजता होगा वहाँ पर ही, वैसा शोभा यानी यहाँ पाटलिपुत्र का है। तो अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी पाटलिपुत्र नाम का महानगर, पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का घर, और कहता है इंद्र का स्थान है। और बाकी सबके मतलब हमने समझाया। अब जानते हैं काव्य मीमांसा पूछेगा कि काव्य मीमांसा नामक कथा ग्रंथ को किसने लिखा, तो आपको आंसर लगाना है राजशेखर। काव्य मीमांसा कथा ग्रंथ को किसने लिखा, तो राजशेखर ने लिखा। और आप सोच के देखिए राजशेखर जो आपका काव्य मीमांसा नामक कथा ग्रंथ लिखा है उसमें बहुत सारा विद्वानों का चर्चा किया है, जिसमें पाणिनीय जो कि व्याकरण के जनक कहा जाता है, पाणिनियों को व्याकरण का जनक कहा जाता है। ये देखिए आपका पिंगल, वररुचि, पतंजलि इत्यादि का वर्णन ये काव्य मीमांसा नामक कथा ग्रंथ में राजशेखर ने किया है, याद रखिएगा। ये पाणिनीय, पिंगल, वररुचि, पतंजलि ऐसा विद्वान जो है वो आपका कहता है कि पाटलिपुत्र के ये समान विद्यार्थी रहा है, छात्र रहा है, और उन्होंने पढ़ा है यहाँ से। आप सोच के देखिए कितना पाटलिपुत्र महत्व है। बहुत समय तक पटना का पुराना सरस्वती परंपरा चलती रही है, ऐसा किसने कहा था, राजशेखर ने कहा है। यानी राजशेखर ने अपने ग्रंथ में, यानी राजशेखर जो लिखे हैं, और वो कौन सा ग्रंथ लिखे हैं राजशेखर, तो काव्य मीमांसा को तो देख लीजिए आपका राजशेखर लिखे हैं। और भी देखिए पटना के बारे में क्या बताया, कहता है बहुत समय तक पटना का पुराना सरस्वती परंपरा चलती रही है, यानी शुरुए से एकदम ज्ञान का भंडार रहा है, यानी सरस्वती का उसमें निवास रहा है, वास रहा है आपका पाटलिपुत्र में। यानी पाटलिपुत्र के सारा विशेषता बता रहे हैं, उसी का शोभा, पाटलिपुत्र वैभव मतलब पाटलिपुत्र का शोभा के बारे में वर्णन किया गया है इस अध्याय में। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा तथा रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यानी कहेगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जो आपका था यूनान के राजदूत मेगस्थनीज आया था। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनान के राजदूत कौन आया था, तो मेगस्थनीज। कहाँ से आया था, यूनान से। यानी कि सैल्यूकस निकेटर जो था वो मगध में आपका आक्रमण कर दिया था। जब मगध में आक्रमण कर दिया था तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जब लड़ने के लिए गया था तो उसका बेटी भी लड़ने के लिए आ गई थी। उसके कि यहाँ हाथी रोजी नहीं था, और वो हाथी के लिए आया था यहाँ पर ही मगध में। और आप सोच के देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जैसे तलवार चलाया तो जो लड़की थी उसका जो है मुकुट वो गिर गया, और उसका एकदम बाल लहराने लगा। और जब बाल लहराने लगा तो देखा चंद्रगुप्त मौर्य, अरे ये तो इतना सुंदर लड़की है, इसको हम मारेंगे। और क्षत्रिय धर्म में क्या कहा जाता है, यानी लड़कियों पर हम वार नहीं कर सकते हैं, हथियार नहीं चला सकते हैं। इसलिए सोचा कि चलो सुंदर है ये, इसको जायल कहल देंगे, ये उतना दूर से आया, हम अपने काहे न रख लेंगे राज दरबार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको बंदी बना लिया था सैल्यूकस निकेटर को, और बेटी को भी रख लिया, और बेटी से विवाह भी कर लिया था। लेकिन जब सैल्यूकस निकेटर से पूछा गया कि बोल रहे तू काहे आया था रे यहाँ आक्रमण करे ले, तब बोला हमको हाथी नहीं रोजी था, हाथी के लिए आए थे।
तो उस समय आपका मगध में जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं, और जो आपका चाणक्य जिसको कौटिल्य कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और उसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था। और आप सोच के देखिए, और कि उसी के सहयोग से उस समय मतलब उसके राज दरबार में यानी उसके शासनकाल में 6000 हाथी था मगध में और 9000 घोड़ा था। तो उसने 500 हाथी यानी सेल्यूकस निकेटर यानी जब ससुर हो गया था तो उसको दे करके भेजाया था। और वही चलते जब वहाँ पर गया था यूनान, तब वहाँ पर से लगा कि हमारा बेटी को यहाँ रखेगा कि नहीं रखेगा। ये सबन मगध के लोग हैं, भारत के लोग हैं, सब तिलक दहेज लेवे वाला है, हम तो कुछ दिए नहीं हैं, और जब कुछ दिए नहीं है तो क्या करेगा, हमारा बेटी को रखेगा या फिर छोड़ देगा। तो वैसे स्थिति में क्या किया कि वो अपना राजदूत भेजाया था मेगस्थनीज को कि देखने के लिए, जाओ रे देखो हमारा बेटी सही से रहती है कि नहीं। तो वही यहाँ पर आया था मेगस्थनीज, उसका दरबार में आया था। लेकिन उसको भी इतना इज्जत मिला क्योंकि कहा जाता है भारत में अतिथि देवो भव, अतिथियों को हमारा भारत में भगवान के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। आप सोच के देखिए। तो वही मेगस्थनीज आया था यहाँ देखने के लिए, लेकिन सेल्यूकस निकेटर को फिर भी नहीं पता चला था, मतलब उसको नहीं मन भरा, तो उसने 2 देश दहेज में दे दिया था, आज के पाकिस्तान और आज के अफगानिस्तान दहेज में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है उसको दहेज में दे दिया था। आप सोच के देखिए। तब उसका बेटी हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के बीच के विवाह को फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मैरिज यानी कि फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो सेल्यूकस निकेटर हो गया। आप देख सकते चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर यानी पाटलिपुत्र नगर और का जो रक्षा व्यवस्था था बहुत अच्छा था और शोभा व्यवस्था भी बहुत अच्छा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कहता अशोक के समय में इस नगर का शोभा व्यवस्था और भी सुंदर और समृद्ध हो गया था। जब अशोक आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य आया था, उसके बाद में कौन आया था, बिंदुसार आया था, उसके बाद में कौन आया था, बिंदुसार के बेटा अशोक आया था। और अशोक काफ़ी कट्टर था, उसने अपना राज हासिल करने के लिए, राजपाट को हासिल करने के लिए आप सोच के देखिए अपना 99 भाइयों को काट के कुआं में डाल दिया था, इतना कट्टर था। और उसका राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद कलिंग युद्ध हुआ था, जो आपका कलिंग उड़ीसा में है, और वहाँ पर सभी मर्दों को मार दिया था और खाली वहाँ के पद्मा बच गई थी जब अशोक गया था युद्ध करने के लिए। तो आप सोच के देखिए कि अशोक जब तलवार खींचा तो देखा सब महिलाएं निकल करके आ रही है किला से, उसके बाद तलवार खिंचले रह गया। और पद्मा जो बोली कि बताओ काहे न वार करेगा, तो बोला कि हम महिलाओं पर वार नहीं करते हैं। बोला अच्छा महिला पर वार नहीं करते हो, अब बहुत सारा पति, बहुत सारा बेटा, भाई, ये सब उनके तुम हत्या करते हो, ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म में है। ये सब उन शब्दों को सुन करके जो है ना अशोक उससे काफ़ी प्रभावित हुआ था, और उसी समय से जो है न और वो अपना उसके सामने सर झुका दिया था, बोला था जो करना है तुम कर लो, मेरा सर काट लो। और उस प्रकार से आप सोच के देखिए अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यानी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था, समाहित हो गया था। यहाँ तक अशोक अपना बेटा बेटी को श्रीलंका बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भेजा था, और अपने भी जाकर के बहुत सारे देशों में, जापान, जर्मनी, श्रीलंका, ये सबन में जा करके उसने प्रचार किया बौद्ध धर्म को। सोच के देखिए, तो अहिंसा को अपना लिया था अशोक। तो देख लीजिए अशोक के समय में मतलब पाटलिपुत्र नगर का जो शोभा व्यवस्था था वो काफ़ी सुंदर और समृद्ध हो गया था। उसका मतलब कि राज दरबार में जितने भी राज्य में था सभी लोग सुखी रहता था, यानी कोई दुखी नहीं रहता था। मेगस्थनीज इंडिका में अशोक के शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। अभी देखिए मेगस्थनीज ये कहाँ के शासक था, अभी बताएं, यूनान के था। सेल्यूकस निकेटर ने दूत बना करके भेजा था मेगस्थनीज को। और सोच के देखिए कि अशोक के और शासन व्यवस्था का वर्णन किया कि अशोक के मतलब राज दरबार में बहुत सुंदर शोभा व्यवस्था था, उसके बारे में वर्णन किया है। कहता प्राचीन संस्कृत ग्रंथ एवं पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले यानी कि गंगा नदी के किनारे पाटली गांव था, और पाटली गांव में वहाँ पर भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध आया करते थे। गौतम बुद्ध का काल कितना था, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन नेपाल में, यानी ईसा पूर्व के बात कर रहा है, 563 ईसा पूर्व। उस समय गौतम बुद्ध आए थे पाटली ग्राम, और वहाँ पर कई बार आए थे, कई बार आने के बाद आप सोच के देखिए उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि ये पाटली ग्राम जो है वो आगे चल करके जो है न वो आगे चल करके ये बहुत बड़ा महानगर होगा, ऐसा भविष्यवाणी किए थे।
तो ऐसा कहा जाता है कि आगे चल करके कि पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र रखा गया, ऐसा नाम रखा गया, नाम हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो आप सोच के देखिए कि पाटलिपुत्र जो है उसका पाटली ग्राम से भी पहले कहा जाता है कि बहुत सारा पुराण, बहुत सारा सांस्कृतिक धर्म ग्रंथ में यानी ग्रंथों में यानी पाटलिपुत्र का नाम जो है वो पुष्पपुर यानी कुसुमपुर, यानी पुष्पपुर या कुसुमपुर दोनों एक ही होता है, पुष्पपुर या कुसुमपुर भी नाम मिलता है उसके पहले भी। आप सोच के देखिए। तो कहता है प्राचीन संस्कृत ग्रंथ एवं पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। आगे कहता है कि गुप्त काल में, आप देख सकते हैं कि कहेगा पटना का इतिहास कितना साल पुराना है, तब 2500 वर्ष का है इसका इतिहास, पाटलिपुत्र का इतिहास जो 2500 वर्ष पुराना है। कहता है गुप्त काल में शरद ऋतु में, गुप्त काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव समारोह बड़ा प्रसिद्ध था। अब कौमुदी महोत्सव समारोह क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर ही सबसे पहले ये बुद्ध के काल आया, बुद्ध के काल आया गुप्त काल। ये गुप्त काल में क्या होता था, कौमुदी महोत्सव शरद काल में मनाया जाता था यानी ठंड के दिन में। ये कौमुदी मतलब क्या होता है, यानी फूलों का मेला लगना कौमुदी महोत्सव समारोह कहलाता था। यानी गुप्त काल में वहाँ पर फूलों का मेला लगता था। अब फूलों का मेला लगता था और वहाँ पर जा कर के जो वहाँ के गुप्त काल के जो राजा हुआ करते थे वो जा कर के गली गली देखते थे कि किसका फूल जो है और वो सबसे ज़्यादा सुंदर है, कौन उपजा करके खेतों से सबसे सुंदर फूल लाया है। अब आप सोच के देखिए जब फूलों का मेला लगता होगा तो कितना महक होता होगा उस मतलब गली में, उस शहर में। उसके बारे में कौमुदी महोत्सव के जिक्र किया गया है। पर आज वर्तमान में जो है वैसा जो है समारोह कुछ दुर्गा पूजा में देखने के लिए मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। लेकिन गुप्त काल में शरद ऋतु में कहता है कौमुदी महोत्सव समारोह बड़ा प्रसिद्ध था। तो किस काल में, तो गुप्त काल में। कौन महोत्सव, तो कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था, तो गुप्त काल में। किस ऋतु मनाया जाता था, शरद ऋतु मनाया जाता था। तो चलिए कौमुदी महोत्सव के मतलब समझ में आ गया होगा कि कौमुदी महोत्सव का मतलब ये होता है कि वहाँ पर फूलों का मेला लगता था गुप्त काल में। और वो फूलों का मेला में राजा लोग जाता था और देखता था कि किसका फूल बहुत सुंदर, उसमें जैसे कंपटीशन होता था यानी प्रतियोगिता होता था कि अच्छा ये बढ़िया फूल, उसको पुरस्कार भी देता था राजा, मतलब उसको पुरस्कार दिया जाता था। तो आप सोच के देखिए कि कितना सुंदर ये पर्व था, बहुत सुंदर था। यानी पूरा शहर भी महक जाता था, सुंदरता सदम पूरा खिल उठता था ऐसा। तो इस प्रकार से आगे कहता है पटना पतन अथवा पटन से बना है। कहा जाता है कुछ कुछ जगहों पर ऐसा मिलता है कि पटना जो है पतन शब्द से बना है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है, मेरा भी कहना है कि बहुत सारे नगर में बहुत सारे जो होते हैं पालिका देवी होती है। तो पालिका देवी होती है तो पाटलिपुत्र में भी पालिका देवी हैं, उसको पट्टन देवी कहा जाता है। यानी उसका जो मतलब सुरक्षा प्रदान करने वाली जो होती है देवी देवताओं पर जिसको विश्वास होता है तो वो पालिका देवी पट्टन देवी। तो ऐसा कहा जाता है पट्टन देवी के नाम पर भी पटना रखा गया है। कुछ जगहों पर कहा जाता है कि पतन शब्द से ही पटना बना है। कुछ जगहों पर कहा जाता है कि पाटल का अर्थ फूलों की खेती करना होता है। कुछ जगहों पर कहा जाता है पाटल एक फूल का नाम है, फूलों की खेती करना कहा जाता है कहीं पर। पाटल एक फूल का नाम है, जैसे चमेली, गेंदा, जैसे आपका उड़हल, गुलाब, ये सबन होता है। उसी प्रकार से पाटल भी एक फूल का नाम है, ऐसा कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि पटना पतन शब्द अथवा पटन से बना है। कहता है पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और एशिया का सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि गंगा के दक्षिण में पाटलिपुत्र है यानी पटना है और उसका उत्तर दिशा में जो है आपका गंगा नदी है और उस पर महात्मा गांधी सेतु सबसे लंबा नदी पुल बनाया गया है। और उसके ऊपर अभी जो है रेल यानी रेल की पटरी भी बिछाए जा रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है। कहता है बुद्ध काल में गंगा नदी के किनारे पाटली नामक गांव था और इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह गांव आगे चल कर के महानगर होगा, परंतु लड़ाई, अग्निदाह और बाढ़ से ग्रसित होगा। यानी यहाँ पर काफ़ी लड़ाई होगा, मतलब कि अग्निदाह मतलब आग के लिए प्रकोप होगा और बाढ़ पीड़ित होगा। और आप लोग अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है कि लड़ाई झगड़ा भी बहुत सारा होता है पाटलिपुत्र में। क्यों होता है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में जितना भी कल कारखाना है बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा आपको
पटना में ही मिलेगा। तो ओकरा चलते जहाँ ईसवन होगा, राजनीतिक होगा, वहाँ पर तो मारा पीटी होबे करेगा। मतलब लेकिन हाँ, बाढ़ का प्रकोप है काफ़ी। जैसे आपका गंडक, कोसी नदी, कमला नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी सब आकर के गंगा में मिल जाती है। तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऊपर नीचे हो जाता है तो वही बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हो जाता है आपका अगल बगल में। तो ऐसा कहा जाता है, परंतु लड़ाई, अग्निदाह और बाढ़ इत्यादि का प्रकोप होगा, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा था। कहता है सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आप सोच के देखिए। और सिख धर्म के संस्थापक कौन था? तो गुरु नानक। और सिख धर्म के 10वें गुरु पूछेगा तो कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। सिखों का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो पटना में। आप सोच के देखिए, हजारों, 50,000 लोग यानी उस गुरुद्वारा को देखने के लिए आते हैं, यानी वहाँ पर ये सब मन्नतें मानने के लिए आते हैं। तो सिखों का गुरुद्वारा आपका पटना में स्थित है। और सिख धर्म में 10 गुरु हुआ है। कहता है सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ पर पटना में कहेगा कि पटना में जो है कौन कौन चीज़ प्रसिद्ध है, यानी क्या क्या चीज़ प्रसिद्ध है। तो देख लीजिए, गोलघर, जैविक उद्यान यानी संजय गांधी जैविक उद्यान कहेगा कहाँ है? तो पटना में है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा भी है आपका पटना में है, कभी जाइएगा मौका मिलेगा तो। गोलघर, गोलघर अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया, यह ऐसा था जहाँ पर अनाज वगैरह भंडारित किया जाता था। ये देखिए गोलघर था। तारामंडल, तारामंडल भी आप जा सकते हैं। तारामंडल विज्ञान केंद्र भी वहाँ पर स्थित है। विज्ञान केंद्र में भी एक छोटा सा तारामंडल बनाया गया है। और जो आपका बेली रोड पटना में है, वहाँ पर तारामंडल जो है काफ़ी बड़ा है। जब आपको कभी मौका मिलेगा तो आप वहाँ जाइएगा, एकदम लगेगा कि हम ब्रह्मांड में हैं ऐसा देखने के बाद। यानी उसमें आकाश गंगाएं, तारा, कैसे बिग बैंग थ्योरी कैसे दिया गया, हमारा पृथ्वी जो ग्रह है उसका विकास कैसे हुआ, वो सब कुछ दिखाया जाता है उस तारामंडल में। तो बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे बाहर से लोग भी आकर के बहुत शौक से जाते हैं वहाँ पर ही। तो तारामंडल। उसके बाद में संग्रहालय है, और उस संग्रहालय में मौर्य काल के बहुत सारे अवशेषों का वर्णन है उस मौर्य संग्रहालय में। तो तारामंडल के बगल में ही आपका पुराना म्यूजियम है, पुराना संग्रहालय है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और एक वो आपका नया संग्रहालय जो आपका बिहार नाम से बनाया है, आप उसमें भी जा सकते हैं। तो ये देखिए पुराना जो है संग्रहालय, उसमें मौर्य काल के जितने भी अवशेष हैं उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। आपका टिकट लगेगा, सभी जगहों पर टिकट लगेगा। उसके बाद में सचिवालय भी है। तो पटना में सचिवालय, जहाँ पर आपका मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब उप मुख्यमंत्री, ये सब जो मंत्रियों का जहाँ पर ही बैठक होता है वो सचिवालय कहलाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय है, जिसको हम कहते हैं हाई कोर्ट, जहाँ पर आपका सुनवाई होता है, केस मुकदमा ये सब होता है, उसको उच्च न्यायालय कहते हैं। और इत्यादि प्रसिद्ध हैं, कहा जाता है। और कि देख लीजिए मेगास्थनीज, फाहियान, भेनसांग, यहाँ पर यात्री ये सुनाया था। उसके बाद में कहेगा मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस में भी आप सोच के देखिए, मुद्रा राक्षस जो लिखे हैं विशाखदत्त, उसमें भी जो है पाटलिपुत्र नगर का शोभा व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था और यहाँ के विशेषताओं का विशेष रूप से वर्णन है। आप सोच के देखिए। उसके बाद में देख लीजिएगा, ये बुद्ध काल सबसे पहले आया था, फिर गुप्त काल आया था, फिर मौर्य काल आया था, उसके बाद में आया था आपका मध्यकाल, उसके बाद में आया था मुगल काल, उसके बाद में अंग्रेज आया था। तो आप देख लीजिए बुद्ध काल में तो जैसे पाटलिग्राम, फिर गुप्त काल में बहुत कुछ विकास हुआ था आपका। उसके बाद में आया था मौर्य काल, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का काफ़ी विकास हुआ, जिसमें हमने कहा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक में और भी विकास किया था। मध्यकाल में कुछ पल के लिए, कुछ देरी के लिए क्या हुआ था कि उसमें 1000 मतलब कि कहा जाता है कि मतलब कि वर्ष तक जो है मतलब थोड़ा सा स्टॉप हुआ था, बीच में थोड़ा सा मंदी पड़ गया था, जर्जर स्थिति हो गया था कुछ कुछ मध्यकाल में। लेकिन वही मध्यकाल में ही मतलब कि कहेगा कि पाटलिपुत्र उभर करके आया था मध्यकाल में ही। अब मुगल काल जैसा ही आया, मतलब मुगल वंश जैसा ही आया, जैसे बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ, और जैसे बाबर आया था तो उसमें एकदम पाटलिपुत्र नगर का जो है ना शोभा व्यवस्था मतलब और बहुत सुंदर हो गया था। उसके बाद में जब अंग्रेज आया था तो पाटलिपुत्र को एकदम और बहुत सुंदर कर दिया था। लेकिन आपको आंसर करना है कि पाटलिपुत्र का शोभा व्यवस्था एकदम मुख्य रूप से बीच में हुआ था जर्जर मध्यकाल में, लेकिन मध्यकाल में ही उभर करके आया था। तो आई होप दैट, मतलब आशा है कि आपको जितना भी हम आपको बताए हैं वो सारा ऑब्जेक्टिव आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं,
एक ऑब्जेक्टिव भी आपका नहीं छूटेगा। जे भी हम आप चाहें तो इससे सब्जेक्टिव भी आप बना के लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इतना सारा पाटलिपुत्र के बारे में यानी इसका विशेषता के बारे में हमने बताया है, एक एक चीज़ करके बताया है। आप इससे ऑब्जेक्टिव भी निकाल सकते हैं, सब्जेक्टिव भी निकाल सकते हैं। ये आपका बोर्ड पर ही लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।